आज से 16 साल पहले नेपाल की जनता ने ही राजा का तख्ता पलटकर नेपाल को एक सेक्युलर देश बनाया था। लेकिन आज पूरे नेपाल में आंदोलन हो रहे हैं कि नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। यदि नेपाल की 50% से ज्यादा जनता हिंदू है तो स्वाभाविक है कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वहाँ के सारे हिंदू संगठनों का कहना है कि यदि सनातन को बचाना है तो सेक्युलर कहने से काम नहीं चलेगा। अब मुस्लिम और ईसाई देश खुद को ईसाई और इस्लामिस्ट देश कह सकते हैं, तो नेपाल ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की जैसे देश अपने को इस्लामिस्ट घोषित कर चुके, वहीं कोंगो, इथोपिया, नाइजीरिया खुलकर अपने को एक ईसाई देश कह रहे, तो ऐसा नेपाल क्यों नहीं कर सकता। देश की कई ऐसी पार्टियां इकट्ठी हो रही है कि यदि या तो देश को धर्मनिरपेक्ष रखा जाए या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, नेपाल में हमेशा अस्थिर सरकारें रहती है। वहां 10 से ज्यादा बार सरकारें बदल चुकी है, 7 बार संविधान बदला जा चुका है और अभी लगातार जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं तो हो सकता है कि फिर से गवर्नमेंट बदल दी जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। ऐसे में दोस्तों 2 बात गौर करने वाली है। पहला कि नेपाल में शुरुआत हुई थी मोनार्की के साथ और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आई और आज नेपाल में कट्टर कम्युनिज्म का राज है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी आज वहां की जनता का कहना है कि इसके बेहतर तो हमारी स्थिति मोनार्की में ही अच्छी थी। हर देश का सपना होता है कि उनके यहाँ पर प्रजातंत्र आए, लोकतंत्र आए, डेमोक्रेसी आए, लोगों को खुद अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिले, राइट्स मिले। लेकिन नेपाल में आज मामला थोड़ा सा अलग है। वहीं दोस्तों दूसरी बात तो यह है कि हिंदू राष्ट्र की मांग तो टाइमिंग भी एकदम चौंकाने वाली है। मतलब ये उसी वक्त क्यों हो रहे हैं जब इंडिया में इलेक्शन शुरू हुए। सबको पता है कि बीजेपी की वजह से फिलहाल इंडिया में एक हिंदुत्व का वेव चल रहा है और अगर आप देखेंगे तो कई सारे बीजेपी नेताओं ने, इनफैक्ट खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नेपाल को एक लेटर लिखा था यह कहते हुए कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाओ। बीजेपी के कई नेताओं का बोलना है कि हमारा देश तो बन ही जाएगा हिंदू राष्ट्र, वो कर ही लेंगे। लेकिन श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी को लेके जाना है, वहां भी जितना है। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश महसूस कर रहे होंगे। और अगर हम नेपाल के इतिहास को देखेंगे तो वहां पर जितनी भी सरकारें आई है उसमें इंडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल था कि इंडिया ने हमेशा नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें नेपाल के इतिहास से ही शुरुआत करनी होगी कि कैसे हिस्टोरिक नेपाल एक काफी डिस्टर्ब नेशन रहा है। देखो आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 2008 के बाद से ही नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है, यानी कि वहां पर पीएम और प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में होता है। आज नेपाल में इन टोटल 13 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें से 10 पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिस्ट है। नेपाली कांग्रेस पार्टी यह एक राइट विंग हिंदू पार्टी है और जनमत पार्टी यह कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। पर आज नेपाल में सरकार इन 4 पार्टीज की कोलिजन गवर्नमेंट है जो कि सारे कम्युनिस्ट है और वहां के इन प्रोटेस्ट के पीछे के कारण भी है। हाँ, अगर हम 18वीं सदी उससे पहले जाए तो अब नेपाल पर कई सारे हिंदू डायनेस्टिक का राज हुआ करता था। जैसे सन 12,000 साल पहले मिथिला किंगडम जिसकी राजकुमारी सीता माँ थी। फिर अगर हम 4th में 9th सेंचुरी तक की बात करें तो यहाँ पर लिच्छवी डायनेस्टी का राज हुआ करता था जिसकी राजकुमारी जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर जी की माँ त्रिशला थी। इसके बाद में 18th सेंचुरी तक नेपाल में मल्ला डायनेस्टी ऐसे कई छोटे डायनेस्टी में रूल करती थी। और फिर 1769 में नेपाल की डेमोग्राफी में एक माइलस्टोन चेंज आया। पृथ्वी नारायण शाह नाम के एक राजा ने पूरे नेपाल को यूनिफाइड किया, यानी कि करीब वैसा ही बना दिया जैसा कि आज का नेपाल हमें दिखता है। नेपाल के डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने और उसके पीछे इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहता है और यही वो दौर था जब इंडिया का नेपाल की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस एकदम से बढ़ गया था। इंडिया में 1950 में ही नेपाल से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी जिसकी क्लॉज 7 क्लेरिसी ये कहती है कि दोनों देश के बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए हमेशा ओपन रहेंगे। दोनों ही साझा बॉर्डर शेयर करने से लेकर लैंड तक ओन कर सकते हैं, सब कुछ फ्रीली कर सकते हैं। और इसी फ्रेंडशिप के तहत इंडिया ने नेपाल में इंडियन आर्मी को भी तैनात कर दिया था। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि ना हमारे देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेपाल की स्टेबिलिटी और वहां एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट होना इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज भी, क्योंकि वरना चाइना जैसे कंट्रीज इसका फायदा भरपूर उठाते आए हैं। वहीं दोस्तों नेपाल के कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि नेपाल में राजशाही की वापसी चीन को रोकने का अच्छा साधन हो सकता है। नेपाल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद देती है और इस बार नेपाल ने इंडिया को धोखा भी दिया था एक बार, जैसे कि क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर हुआ करता था जो पाकिस्तान ने यहाँ नेपाल इंडिया में ड्रग स्मगलिंग और टेररिज्म को फैलाना शुरू कर दिया था, जो ऑफ कोर्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट हुआ था और इसीलिए शांत बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला था इंडिया। इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने एक्शन लिया और सीधे नेपाल पे ट्रेड एम्बार्गो यानी सैंक्शन लगा दिए। अब क्योंकि नेपाल का ट्रेड इंडिया पर हैवीली डिपेंडेंट था, क्योंकि नेपाल चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, तो एकदम से उसकी इकोनॉमिक क्रैश हो गई और इसका नतीजा यह हुआ कि इकोनॉमिक क्रैश होते ही जनता सड़कों पर आ गई। नेपाल के सारे पार्टीज और लोगों ने मिलकर राजा के खिलाफ एक बार फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया, जो इतना बढ़ गया कि अंत में राजा को मानना ही पड़ा। और फिर 1990 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर लिया गया। और ऑब्वियसली इस बार भी इलेक्शन में नेपाली कांग्रेस पार्टी जीत गई और नेपाल में फिर से राजाशाह और कांग्रेस का रूल एस्टेब्लिश हो गया था।
सन 1991 आते आते कांग्रेस के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इस वजह से सिर्फ 4 सालों में नेपाल में 2 बार सरकारें चेंज हो चुकी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने एमपीच की हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दी और फिर हारी हुई कांग्रेस पार्टी ने 1996 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि एक हिंदू पार्टी थी, उसके साथ अलायंस बनाई और कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर नेपाल में फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अलायंस बना लिया। बेसिकली दोस्तों, कम्युनिस्ट जनरली रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें हिंदू धर्म नहीं चाहिए था और मोनार्की खत्म करने वो नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ने इसकी सारी डिमांड को खारिज कर दिया। अब वहां नेपाल के इतिहास का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद माओस ने सरकार के अगेंस्ट 13 फरवरी 1996 को पीपल्स फॉर वार डिक्लेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पर हथियारों के साथ अटैक करना शुरू किया और बस यहीं से नेपाल में माओ एंड इंसर्जन हो गई, जो कि इतनी सक्सेसफुल रही कि अगले 9 सालों में इन माओस ने नेपाल के 71 डिस्ट्रिक्ट्स में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिए थे। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद से नेपाल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब से ये डेमोक्रेसी आई उनके यहाँ पर 10 बार सरकारें बदली जा चुकी है, एक भी गवर्नमेंट वहां पर अपने 5 साल का पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई है। आज वहां ऐसी सिचुएशन है कि हर पार्टी, चाहे अपोजिशन हो या रूलिंग, सब पावर के पीछे किसी के साथ अलायंस बनाते फिरते और फिर सिर्फ पावर में रहने की कोशिश करते हैं। यही इनकी स्ट्रगल हो गई। वहां पर इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि आज तक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल 7 बार चेंज हो चुका है और फिर ऐसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्लाइमेट की वजह से दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे नेपाल में करप्शन भी काफी बढ़ चुका है, इस हद तक कि एक प्रोमिनेंट नेपाली न्यूज आउटलेट के हिसाब से नेपाल में यह कॉमन परसेप्शन हो चुका है कि सरकार देश की सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जुडिशरी तक सबके करप्ट है। खुद काठमांडू यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पता चला है कि हर छोटे से बड़े काम करने के लिए वहां पर ब्राइब देना पड़ता है, घूसखोरी देनी पड़ती है। सो कहने का मतलब यही है कि अब वहां की जनता का यही कहना है कि इससे अच्छी व्यवस्था हमारे राजा के राज में ही थी, डेमोक्रेसी ने तो उल्टा यहाँ पर करप्शन और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब नेपाल की पूरी हिस्ट्री को समझने के बाद अब इसमें देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र का एंगल कहां से आया, क्यों आज के तारीख में नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड एकदम तेजी से फैलने लग गई। देखो, जब तक नेपाल में कंप्लीट मोनार्की थी, यानी कि 1951 तक की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर मोस्ट न के बराबर क्रिश्चियंस थे। जब तक कि 2001 में कांग्रेस की सरकार आई तभी क्रिश्चियन का नंबर 1 लाख हो गया और जैसे ही 2008 के बाद कम्युनिस्ट सरकार आई, सिर्फ 8 से 9 सालों के अंदर नेपाल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 12 से 15 लाख हो गई। अब ये ग्रोथ आप इससे समझ सकते हैं कि 2007 में कम्युनिस्ट रूल से पहले मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 से चर्चा हुआ करते थे, लेकिन बस 10 सालों में उस सेम डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा चर्च बन चुके हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि खुद वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस ये क्लेम करता है कि नेपाल दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिश्चियन कम्युनिटी बन चुका है और ये सब देखकर वहां की हिंदू पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और इसलिए प्रोटेस्टर को ऐसा लग रहा है कि मुनार का रहना ज्यादा सेफ होगा या हिंदू कम्युनिटी के लिए, इसीलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना एसेंशियल हो गया है। लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया आउटलेट्स यह भी क्लेम करते हैं कि यदि बीजेपी नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और बैंक एंड से कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर कर रही होगी। इनफैक्ट यूएस तक ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेस्ट को फंड कर रहे हैं बैंक चैनल से। लेकिन जितना हमने नेपाल की हिस्ट्री को एनालिसिस करके समझाया, ऐसे इंडिया ने कई बार नेपाल की गवर्नमेंट उसके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और उन्हें फंड भी किया है। लेकिन अब तक जो भी ट्रेंड रहा है वो इसलिए रहा है कि इंडिया हमेशा नेपाल में एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है। इंडिया हमेशा नेपाल में एक ऐसी सरकार रखना चाहता है जो कि इंडिया के ही फेवर में हो और यही सेम स्ट्रेटेजी सालों से कांग्रेस सरकार भी करती आई है। सो अच्छा चांस है कि बीजेपी भी यही सेम स्ट्रेटेजी को दोहरा रही है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि कांग्रेस सपोर्ट करती थी वहां की कांग्रेस सरकार को, अब बीजेपी सपोर्ट कर रही है नेपाल में हिंदू राष्ट्र नैरेटिव को। सो इन बोथ द केसेस आई थिंक इट्स फेयर, बिकॉज कांग्रेस ने भी यही चीज की थी इंडिया के साथ नेपाल के अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, तो आज बीजेपी की अगर यही कर रही है। ऐसे ही दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे ही भारतीय राजनीति में होने वाले बदलाव का असर नेपाल पर भी पड़ता है। ऐसे में साल 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आई थी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज हुई। 2015 में भी ऐसी खबरें आई थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, लेकिन तब कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इस वजह से संविधान में कोई बदलाव नहीं हो पाया। अब कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में दिख रही है। ऐसे में नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दोस्तों, नेपाल की सिचुएशन पर आपका क्या राय है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आज से 16 साल पहले नेपाल की जनता ने ही राजा का तख्ता पलटकर नेपाल को एक सेक्युलर देश बनाया था, लेकिन आज पूरे नेपाल में आंदोलन हो रहे हैं कि नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। यदि नेपाल की 50% से ज्यादा जनता हिंदू है तो स्वाभाविक है कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वहां के सारे हिंदू संगठनों का कहना है कि यदि सनातन को बचाना है तो सेक्युलर कहने से काम नहीं चलेगा। अब मुस्लिम और ईसाई देश खुद को ईसाई और इस्लामिस्ट देश कह सकते हैं, तो नेपाल ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की जैसे देश अपने को इस्लामिस्ट घोषित
घोषित कर चुके हैं। वहीं कोंगो, इथोपिया, नाइजीरिया खुलकर अपने को एक ईसाई देश कह रहे, तो ऐसा नेपाल क्यों नहीं कर सकता। देश की कई ऐसी पार्टियां इकट्ठी हो रही है कि यदि या तो देश को धर्मनिरपेक्ष रखा जाए या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, नेपाल में हमेशा अस्थिर सरकारें रहती है। वहां 10 से ज्यादा बार सरकारें बदल चुकी है, 7 बार संविधान बदला जा चुका है और अभी लगातार जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं तो हो सकता है कि फिर से गवर्नमेंट बदल दी जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके।